ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं ओमकार मौर्य आज के अपने इस सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कक्षा 12वीं का जो इतिहास है, जो यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम के बच्चों का जो इतिहास है, उसमें हम प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसको हम समाप्त कर चुके हैं। जितने भी टॉपिक को, जितने भी पॉइंटों को हमको पढ़ना था हमने पढ़ लिया, समाप्त हो गया हमारा। अब इसी के काल में जो मध्य भारत का यानी मध्यकालीन भारत का जो हमारा इतिहास है, मध्य भारत में मध्यकालीन भारत का जो हमारा इतिहास है उसको पढ़ना है। आपका जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक में आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास में 1000 ईस्वी से लेके आपको 1700 ईस्वी तक के शासन को जो है आपको पढ़ना है। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ना है। तो अब जो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास जो पुस्तक है, इसमें हम 1000 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक यानी 700 वर्षों का हम अध्ययन करेंगे। इस 700 वर्षों में समाज कैसा रहा, अर्थव्यवस्था कैसा रहा, प्रशासन कैसा रहा, या अन्य चीज़ों के बारे में जो भी चीज़ें हैं उन सबको बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसी के क्रम में आज का जो पहला चैप्टर है, मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो पहला चैप्टर है, यात्रियों के नज़रिए से, इस चैप्टर का हम शुभारंभ करते हैं और मध्यकालीन भारत को हम पढ़ते हैं। और आप लोगों को बता दूं, वर्ष 2024-25 के बच्चों के लिए न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस पर आधारित ये क्या प्रश्न है, प्रश्न उत्तर है, सिलेबस पर आधारित है। जो बच्चे वर्ष 2025 में यूपी बोर्ड का पेपर देंगे उनके लिए यह पाठ्यक्रम के आधार पर, न्यू पाठ्यक्रम और न्यू सिलेबस के आधार पर, पाठ्यक्रम और न्यू सिलेबस एक ही हुआ, न्यू पैटर्न के आधार पर ये जो है आपका वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया लाइव क्लास में ले रहा हूँ, क्योंकि जो बहुत से बच्चे बाद में देखे तो उनके लिए ये रिकॉर्डेड वीडियो होगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपके लिए। उसके लिए हम इस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि इस चैप्टर का अगर आप नाम देखें यात्रियों के नज़रिए से, तो सवाल आता है कि आखिर ये जो चैप्टर का नाम हो यात्री के नज़रिए से क्यों रखा गया। देखिए, इतिहास में चाहे प्राचीन इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, चाहे आधुनिक भारत का इतिहास हो, इन सभी इतिहास में जितने भी चैप्टर दिए रखे उन सभी चैप्टरों का जो नाम है, जो यूं ही नहीं ऐसा कुछ भी रख दिया गया 8 मन के तथा अस्थिया विचारक विश्वास तथा इमारतें यात्रियों के नजरिए से ये हुए, ऐसे नहीं दे दिया। इन सबका एक अपना एक वैल्यू, एक महत्व है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में जो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है ये हम पढ़ेंगे यात्रियों के नजरिए से। यानी भारत में से बहुत सारे यात्री आए, जैसे इब्न बतूता आया भारत में। ठीक है, ये आया, और इससे और भी सारे बहुत सारे जो क्या यात्री, अल बरौनी है वो भी भारत में आए। ऐसे बहुत सारे यात्री आए और इन यात्रियों ने न केवल भारत की यात्रा नहीं की। अभी सवाल पे आएंगे कि आखिर ये लोग भारत या आखिर ये लोग यात्रा क्यों करते थे, अभी आएंगे। तो ये जो व्यक्ति हैं, इन बतूता, अल बरौनी, ये अन्य जो व्यक्ति हैं, इन्होंने न केवल भारत की यात्रा नहीं की, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान का वाला क्षेत्र है, चीन का क्षेत्र हुआ है, फिर अफ्रीका का कुछ क्षेत्र होगा, ओमान हुआ, फारसी हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, बीच के से ओमान, बहुत सारे देशों की इन्होंने यात्रा की। और यात्रा करते हुए यात्रा वृत्तांत लिखा। यात्रा वृत्तांत का क्या मतलब हुआ? जैसे भारत के संदर्भ में बात की जाए, जैसे मान लीजिए आप भारत की यात्रा करें, आपको कह दिया जाओ भाई आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इसका इन शहरों में घूमिए और देखिए, और पहली बार आप जा रहे हो, आप मान लो आपको कह दिया जाए जो भी चीज़ें आपको देखी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी हुआ आप उन सबको क्या नोट करते हुए जाइए। तो आप पहले मान लीजिए दिल्ली गए, दिल्ली में आपने यात्रा की, आपने देख लिया, फिर दिल्ली से आप कोलकाता गए, कोलकाता से फिर मुंबई से चेन्नई, आपने जो भी चीज़ अच्छा लगा, जो भी चीज़ बुरा लगा, जो भी चीज़ जैसा था आपने उसको लिखा।
उन चीज़ों का उल्लेख किया। अब इसमें क्या उल्लेख करेंगे कि लोग कैसे थे, लोगों की वेशभूषा कैसी थी, लोगों की भाषा कैसी थी, लोगों के खान पान कैसे थे, लोगों की मान्यता कैसी थी, वहाँ पर प्रशासन कैसा था, सामाजिक संरचना कैसी थी, इत्यादि इत्यादि चीज़ों का आप वर्णन करेंगे तो हमको पता चलेगा हाँ कि भाई दिल्ली के समाज ऐसा है, कोलकाता का अर्थव्यवस्था, लोगों की विचारधारा ऐसा है, जबकि चेन्नई के लोगों का खान पान एवं वेशभूषा एकदम अलग है। तो ये क्या आपने यात्रा करते हुए उन सभी चीज़ों का, समाज के बारे में, विज्ञान के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, राजनीति के बारे में, राजनीति में प्रशासन हुआ, अच्छे बुरे सभी चीज़ों को लिखेंगे तो हम कहेंगे कि यात्रा करते हुए, यात्रा करके लिखा, और जो भी कुछ लिखा वह आपने अपने अनुभव के आधार पर लिखा, ना कि झूठ या कल्पना करके लिखा। जो भी लिखा अनुभव के आधार पर लिखा, वह यथार्थवाद लिखा, सच लिखा, तो इसको हम क्या यात्रा वृत्तांत कहेंगे। समानता ये मैंने व्यवहारिक भाषा दिया, इसको मैंने सैद्धांतिक भाषा के रूप में मैंने समझाने का प्रयास नहीं किया। ये आपका व्यवहारिक भाषा में मैंने बताने का प्रयास किया कि यात्रा वृत्तांत क्या होता है। तो ये जो आपका 1000 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक भारत में अल-बरौनी, इब्न बतूता, अन्य ना जाने बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने भारत में यात्रा की, चीन में भी किया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ना जाने दुनिया भर के बहुत सारे देशों में उन लोगों ने यात्रा किया। और यात्रा करते ही यात्रा वृत्तांत लिखा कि मैं इस देश में गया था तो यहाँ की संस्कृति ऐसी थी, लोगों की विचारधारा ऐसा था, भाषा इस तरीके से, प्रशासन इस तरीके से था, इस देश में इस चीज़ें ये इस तरीके से थी। ये आदि चीज़ों को इन्होंने क्या अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा। अब सवाल आता है कि ये जो आपका 1000 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक जो भारत का इतिहास है, हम यात्रियों के आधार पर, ये यात्रियों के नज़रिए से जो यात्रियों का जो यात्रा वृत्तांत है, उसको आधार पर हम इतिहास को क्यों पढ़ें, हम इस आधार पर इतिहास को क्यों पढ़ें कि कोई यात्री आए, यात्रा वृत्तांत लिख दिया, भारत ऐसा था, भारत वो था, ये देश ऐसा था, फलाना देश ऐसा था, हम उसको पढ़े, हम उसको सही माने, ऐसा क्यों। दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर 1000 ईसा पूर्व से लेके आपका जो 1700 ईस्वी था, 1000 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक जो लोग थे ये यात्रा क्यों करते थे, यात्रा करने की जरूरत क्या थी, किन वजहों से यात्रा करते थे, तो वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर के स्टार्ट में एक हरे पेज होगा जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया, मैं उसको व्यवहारिक भाषा में बताता हूँ सॉरी, कि लोग जो है यात्रा क्यों करते थे। देखिए, यात्रा जो लोग करते थे, यात्रा करने के पीछे कई सारे कारण थे। और पहले बात आप अपने ये दिमाग से निकाल दें कि यात्रा केवल पुरुष ही करते थे, महिलाएं भी करते थे, बहुत सारे महिलाएं भी क्या वो यात्रा करते थे। लेकिन उन महिलाओं का यात्रा वृत्तांत, यह यात्रा का बहुत ज़्यादा हमें साक्ष्य नहीं मिला है, ये आपके एनसीईआरटी पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ठीक है, बात में मत करिए क्या पैसा कैसे बोल सकते हैं। ठीक, हम जो भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी को आधार बनाते हुए पढ़ेंगे, यहाँ पर वही बातें रखी जाएंगी जो पेपर की दृष्टिकोण से प्लस एनसीईआरटी में दिया है, उसी चीज़ को रखेंगे। इधर उधर की बातें या इधर उधर की टॉपिकों को, चीज़ों को हम नहीं लेकर चलेंगे, नहीं रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सवाल ये उठता है कि लोग आखिर यात्रा क्यों करते थे। देखिए, यात्रा करने का मतलब, यात्रा क्यों करते थे, यात्रा कई कारणों से करते थे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है दिल्ली में रह रहा है, अब ऐसा मान लीजिए कि दिल्ली में सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया, अब सूखा हर साल पड़ता ही जा रहा है और पानी की कमी आती जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है जो दिल्ली के रहने वाले जो लोग हैं वहाँ से धीरे धीरे क्या पलायन होने लगेंगे, यानी उन क्षेत्रों को छोड़कर किसी ऐसे क्षेत्र में जाएंगे जहाँ पर जल उपलब्ध हो, अन्य जरूरी चीज़ें उपलब्ध हो, अन्य संसाधन उपलब्ध हो और अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। तो स्वाभाविक दिल्ली के लोग छोड़ के वो धीरे धीरे किधर जाएंगे, लखनऊ, आगरा, इन सभी क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे या अन्य क्षेत्रों की ओर वो बढ़ेंगे। तो भी एक तरह से यात्रा हो गई, लेकिन ये यात्रा नहीं हुआ, ये पलायन हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो लोग यात्रा जो करते थे तो कई कारण से करते, जिसमें से पहला अगर हम प्राकृतिक कारण माने तो बहुत से जगह पर जैसे अकाल हो जाता था, बहुत से जगह पर बाढ़ आ जाता था, सूखा पड़ जाता था, कुछ अन्य प्राकृतिक आपदा की वजह से लोग बाध्य हो जाते थे, लोग विवश हो जाते थे कि जहाँ पर सदियों से, सालों से उनके पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी रहे हैं, अब उसको छोड़ना पड़े, बाध्य हो जाते हैं। तो ये भी
बाद हो जाते हैं। जैसे अगर आप भारत पाकिस्तान का बंटवारा देखो तो 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए, और भारत से भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए, कोई दो राय नहीं है। ये गए बाध्य तो नहीं था कि भारत से कोई जाए, लेकिन जिसको सही लगा उसके विवेकाधीन के ऊपर था, वो गए आए। हमें जो गए उनका भी हमने सम्मान किया, जो है उनका भी हमने सम्मान किया। ठीक है। तो पहले समय जो लोग यात्राएं करते थे उसमें कुछ मजबूरियां हो जाती, जैसे भूकंप हो गया, अकाल हो गया, बाढ़ हो गया, कुछ अन्य प्राकृतिक आपदा हो जाती, जिसकी वजह से लोग बाध्य हो जाते थे अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाने के लिए। ठीक है। दूसरा कारण यह कि जब कोई सेना जब युद्ध के लिए जाती थी, जैसे मान लीजिए दिल्ली में कोई सेना है, दिल्ली में कोई शासक है, अब वो जा रहा है कर्नाटक पर चढ़ाई करने के लिए। अब राज्य में थोड़ा सा बुरा मत मानिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए माना, अब दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है, कि भारत के राज्यों का ऐसा क्यों बता रहे हो। मान दिल्ली का कोई शासन है, अब वो गया कर्नाटक पर चढ़ाई करने के लिए, युद्ध के लिए, कि कर्नाटक पर हमारा नियंत्रण हो जाए। कोई शासक गया, युद्ध किया, युद्ध मान लिया शासक को हरा दिया, वहाँ पर अपने साम्राज्य को नियंत्रण कर लिया, अपने साम्राज्य में उसको विलय कर लिया, मिला लिया। अब जो सैनिक जो दिल्ली से जो कर्नाटक गए थे उनको जाने में महीनों लग जाते थे, क्योंकि उस समय आज की तरह तो एयरलाइंस यानी एयरप्लेन, बस, ट्रेन तो होता नहीं था। उस समय तक घोड़े, हाथी, बैल, ऊँट, गधे, खच्चर इत्यादि से ही जाते थे। तो गए, वहाँ पर गए, जहाँ पर लोग गए उनको वहाँ पर रहना बाध्यकारी हो गया, या उनको वहाँ पर पसंद आ गया, या जो गए मान लीजिए कुंवारे थे या इत्यादि कुछ भी थे, वहाँ पर बस गए, वहाँ रहना चालू स्टार्ट कर दिया। तो भी लोग इस तरह से यात्रा करते थे, लोग आते थे जाते थे। या एक कारण ये भी होता था, बहुत सारे धर्म गुरु जो प्रचार प्रसार करते, एक स्थान से दूसरे स्थान से, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान से, तीसरे स्थान से, ऐसे अनेकों स्थान पर जाते थे धर्म का प्रचार के लिए। धर्म का तो प्रचार नहीं कर सकते, अपने ज्ञान की शिक्षाओं देने के लिए, अपने ज्ञान को साझा करने के लिए, अपने ज्ञान को बांटने के लिए, लोगों की बातें सुनने के लिए, लोगों की बातों को समझने के लिए, इत्यादि बहुत से कारण से बहुत सारे धर्म गुरु एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरा, तीसरे से अनेक स्थान पे ऐसे गए थे। इन्होंने यात्रा किया, सेनाएं युद्ध में जाती थी, वापस बहुत से आते थे, बस में रह जाते थे। प्राकृतिक कारणों से भी लोग क्या करते थे, यात्राएं करते थे। इसके साथ साथ एक और कारण था, कुछ लोग ऐसे होते थे जो उत्साह के लिए, अब एग्जाम्पल था ऐसा समझे, मान लीजिए वर्तमान संदर्भ में यदि हम भारत में किसी व्यक्ति के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र है 18 वर्ष, अब उसके पिताजी मान लीजिए मजदूरी करते हैं या कोई अन्य व्यवसाय करके महीने के 20,000 कमाते हैं, तो कम संभावना रहेगी वे व्यक्ति हर साल ये 6 महीने 4 महीने में भारत के बहुत सारे राज्यों में घूमे, बहुत सारे शहरों में घूमे। नहीं हो सकता, क्योंकि वो आर्थिक रूप से अगर यदि मजबूत नहीं है तो घूम नहीं सकता। मान लीजिए उसके पिताजी बोलते हैं पढ़े लिखे नहीं है, तो पढ़े लिखे नहीं है या आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, पैसे रूप से बहुत मजबूत नहीं है, तो इसकी कम संभावना रहेगी कि वो बच्चा हर साल कहीं ना कहीं घूमे नहीं। लेकिन वहीं पर भारत में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसकी उम्र 18 साल है, वहीं पर उसके पिताजी महीने के 10 लाख कमाते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत है, संसाधन बहुत ज़्यादा है, भूमि है, खेत है, मकान है, अन्य बैंक बैलेंस है, इत्यादि सब कुछ है, और शिक्षित परिवार से है, तो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा संभावना रहेगी कि साल में 4 बार 6 बार भारत के अलग अलग राज्यों में घूम ले, या भारत से बाहर किसी अन्य राज्यों में जाकर घूमे, अलग अलग देशों में जाए घूमे, और शायद उसको घूमने में जो मज़ा मिले, जो रस मिले, जो संतुष्टि मिले, उस वजह से वो भारत के अन्य राज्यों को घूमे, दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर घूमे। तो ऐसे ही प्राचीन समय में वे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से जो मजबूत रहेगा वो बहुत ज़्यादा यात्रा करेगा। जो भाई आर्थिक रूप से मजबूत नहीं, उसको तो रोजी रोटी कपड़ा मकान में ही वो व्यस्त रहेगा कि बस हमको कल क्या खाएंगे परसों क्या खाए उसकी पड़ी रहेगी। वही नहीं सोचा कि चलो दुबई घूमे, दुबई घूमे, लंदन घूमे, नहीं, उससे मतलब नहीं, उसका अपनी रोजी रोटी काम से मतलब, उसके परिवार के भरण पोषण से मतलब है। तो प्राचीन समय में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यात्रा उत्साह के लिए करते हैं, चल देखते हैं कि अपने देश की बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। बाहरी दुनिया ने बाकी देशों को वो बाहरी दुनिया जानते थे कि हम ये जानते थे कि हमारे देश के साथ और भी कोई देशों का और भी कोई क्षेत्र होगा, उसको बाहरी दुनिया लोग आमतौर पे व्यवहारिक भाषा में बोलते थे कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोगों की खान पान कैसा है, विचारधारा कैसा है, वेशभूषा कैसा है, संस्कृति कैसा है, धर्म कैसा है, इत्यादि जानते थे। तो बहुत सा उत्साह की वजह से कि चलो घूमते हैं, देखते हैं,
इस वजह से बहुत सारे इलाकों में गए, घूमे, भ्रमण किए और वहाँ पर जो है निवास किया। तो उसी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल बरौनी, ठीक है, इब्न बतूता और अल बरौनी, ठीक है। अल बरौनी भी उसी में से एक व्यक्ति था जो क्या जिसके माता पिता पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, ठीक है, और आर्थिक रूप से जो कि मजबूत थे। तो इस वजह से ये अलबरूनी को एक मौका मिला कि भाई आप घूमना चाहो तो घूम सकते हो अपने देश में, देश विदेश में। और जैसे जैसे घूमा उसको अच्छा लगा, संतुष्टि मिला, रस मिला, जो भी कुछ मिला तो उससे उसकी रुचि बढ़ती गई कि और घूमिए और अलग अलग क्षेत्रों में जाए। तो जैसे जैसे घूमता गया उसको बहुत मजा आया। और जब घूमता तो ऐसे नहीं कि जहाँ मन में है तहाँ घूम लिए चल दिए, ऐसा नहीं। वो कहीं भी अगर घूमता था तो वहाँ की चीज़ों को सीखता था, वहाँ की चीज़ों को समझता था कि अगर मैं इस देश में गया तो इस देशों की भाषा क्या है, खान पान क्या है, वेशभूषा क्या है, संस्कृति क्या है, मान्यता क्या है, विचारधारा क्या है, वो सब चीज़ का वो देखता था, उसको सीखता था, प्लस उसको क्या नोट करता था, लिखता था। यात्रा भी जाता था वहाँ कि मैं इस देश में गया, इसकी भाषा ऐसी है, विचारधारा ऐसी है, संस्कृति ऐसी है, इत्यादि इत्यादि चीज़ें ऐसी हैं। इन सभी चीज़ों को क्या आप देखता था। जैसे इन बतूता था, सर इन बतूता था, आप देख लीजिए इन बतूता कि अल बरौनी में से कोई था, सर मुझे लगता है इन बतूता था। इन बतूता जैसे कि जब भारत में आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली आया था। तो इन बतूता को उसने देखा था कि ये तो बहुत समझदार है, बहुत विद्वान है, तो उसको काजी नियुक्त कर दिया। काजी समझते हैं, न्यायाधीश नियुक्त कर दिया कि चलो तुम न्यायाधीश हो। काफ़ी लंबे समय तो उसने शासन किया। तो ये जो लोग थे जैसे अल बरौनी, इन बतूता, ये जो लोग थे अच्छे घर से थे, पढ़े लिखे थे और इनकी कोई मजबूरी नहीं थी, इनकी रुचि थी कि हम घूमें, देश दुनिया को जाने, विचारधारा को जाने, संस्कृति को जाने। इन्होंने देश विदेश बहुत चीज़ों को घूमा। तो 1000 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक भारत ही नहीं पूरे विश्व में ऐसे बहुत सारे यात्री हैं जो भारत का भ्रमण किए, बहुत से लोगों ने किया और अपने यात्रा वृत्तांत में बहुत सारी चीज़ों को लिखा। तो इसमें एक व्यक्ति को हम पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले आप हमें ये बताइए, आप लोग को क्लियर होना कि लोग यात्रा क्यों करते थे। पहले आप जान लीजिए कि यात्रा महिला पुरुष दोनों करते थे। ऐसा नहीं कि कोई पुरुष ही करते हैं, महिला भी करते थे, लेकिन उनका कोई साक्ष्य या इसका प्रमाण हमें नहीं मिलता। इक्का दुक्का मिले तो मिलेगा, बड़े पैमाने पर नहीं मिलता। दूसरा, यात्रा कई वजह से होता था। प्राकृतिक आपदा आ गई, अकाल, सूखा खावर, तो एक स्थान दूसरे स्थान पलायन होना, सेना युद्ध के लिए जाती थी तो वहाँ रह जाना। इसके साथ धर्मगुरु लोगों को ज्ञान देने के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। या इसके साथ साथ जो उत्साहित हैं कि हमको यात्रा करना है, हमको घूमना है, देश दुनिया देखना है, इत्यादि इत्यादि चीज़ें, इसके लिए भी लोग यात्रा करते थे। और चौथा सबसे बड़ी, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए। बहुत सारे व्यापारी एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश का व्यापार कर रहे थे। इत्यादि कारणों से लोग यात्रा काफ़ी लंबे समय काल से करते रहे। और मैं एक बात और बता दूं, उस समय एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाना, ये एक देश से दूसरे देश में जाना, यात्रा कोई आसान नहीं थी। कोई बच्चों का खेल नहीं था कि चलो उस समय यात्रा कर लें। उस समय आज की तरह कोई विकसित साधन नहीं था। उस समय यात्रा जो कि कठिन हो रही थी, क्योंकि जब लोग यात्रा करते थे तो यात्रा करने के समय उनको डकैतों का सामना करना पड़ता था। कुछ ऐसे डकैत होते थे जब लोगों को लूटते थे तो जान से मार देते थे। तो ऐसे समय में लोग अपने आप को बचाव के लिए लोग क्या करते थे, कुछ सारे समूहों में यात्रा करते थे। लेकिन जो डकैत होते थे उन समूहों पर हमला करते थे, बहुत सारे को जान से मार के लूट लेते थे। कुछ लोग अपने सामान को छोड़ छाड़ के उसे भागते थे जान बचाकर। तो यात्रा इन मानवीय कारण से भी आसान नहीं रही, प्राकृतिक कारण से, जैसे कहीं पर नदी हो गया, कहीं तालाब हुआ, मरुस्थल हुआ, पर्वत हुआ, पहाड़ हुआ, इनको पार करना आसान नहीं था। लेकिन जिन्होंने भी और जिस किसी ने भी चाहे इसको पार करना, उन्होंने पार किया। कठिन तो रहा समुद्र को पार कर जाना, पर्वत को जो अंदर जो दर्रे हुए दर्रों को पार कर जाना, नदियों को पार कर जाना, उसमें भी समस्याएं। बहुत लोग समुद्र के रास्ते यात्रा करते थे, एक जगह दूसरे जगह रास्ता भटक के कहीं और चले गए, समुद्र में जलमग्न हो गए या कुछ हो गए। तो समस्याएं यात्रा में बहुत रहे, लेकिन बहुत से लोगों ने इसके बावजूद भी क्या यात्रा किया। तो यात्रा क्यों करते थे, समस्याएं क्या आती थी, इसको अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग समझते होंगे, आपको समझ में आया होगा। यदि ना समझ में आया तो आप कमेंट करके, और जो लाइव चैट चल रहा है उसमें आप कमेंट करके बताइएगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ, डेली शाम 7 बजे यूपी बोर्ड कक्षा जो 12वीं के जो बच्चे हैं जो हमारे इतिहास पढ़ते हैं,
जो भूगोल पढ़ते हैं, जो समाजशास्त्र पढ़ते हैं और जो नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, इन 5 विषयों का समग्र तैयारी हमारे इस ओमकार मौर्य क्लासेस पर कराई जाती है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी के हिसाब से हम अल बरौनी की बात करते हैं। अब अल बरौनी की बात करें। अल बरौनी जो कि उज्बेकिस्तान के पे रहने वाला था, ठीक है। उज्बेकिस्तान का रहने, उज्बेकिस्तान क्या था, एक देश है, जैसे भारत एक देश है, बांग्लादेश एक देश है, पाकिस्तान एक देश है, उज्बेकिस्तान एक देश है। वहाँ का रहने वाला अल बरौनी ये अच्छे परिवार से था, पढ़ा लिखा था, शिक्षित था, प्लस ये विद्वान था। ये यात्रा करता था। इसने अपने यात्रा के लिए एक किताब लिखी, एक कृति लिखी, किताब उल हिंद एक कृति लिखी, जो कि फारसी भाषा में था। आप इसका भाषा चेक लीजिए, तो फारसी भाषा में था। हालांकि इसको फारसी आता नहीं था, लेकिन फारसी भाषा में इससे फारसी की अरबी कुछ इसी तरह से भाषा था। अब देख लीजिएगा जरा, मुझे चीज़ें याद नहीं है, फैक्ट क्या है ना, थोड़ा सा याद नहीं रहता और मैंने लिखा भी नहीं है, तो एक बार जरा सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति था अल बरौनी, जिसकी रचना थी किताब उल हिंद, ठीक है। तो ये जो कि पढ़ा लिखा था, विद्वान था, और इसने जो है कई सारी भाषाओं को पढ़ा था, जैसे संस्कृत, फारसी, अरबी, उर्दू, ऐसे बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था। और इसने क्या किया, इन सभी भाषाओं को इसने पढ़ा। हालांकि इसको यूनानी भाषा नहीं आती थी। यूनानी जैसे एक भाषा होती है, जैसे ग्रीक हो गया, भाषा हो गया, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, मलयालम, गुजराती, हिंदी, ये भाषा है, ठीक। उसी तरह यूनानी भी एक तरह की भाषा होती थी। तो जो कि यूनानी भी एक तरह की भाषा होती थी, इसको यूनानी भाषा पढ़ने आता नहीं था। लेकिन ये यूनानी जो चिंतक थे, यूनानी जो दार्शनिक थे, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। अब सवाल होता है कि चिंतक क्या होता है और दार्शनिक क्या होता है। क्या चिंतक जो चिंता करते हैं और दार्शनिक क्या होता है? देखिए, चिंतक और दार्शनिक का पहले मैं मतलब बता दूं। देखिए, जब इस पृथ्वी पर जब मनुष्यों को सोचने और समझने की जब शक्ति मिल गई, तो इस पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी भौतिक घटनाएं होने लगी। जैसे जब इंसान के इतने सक्षम हो जाए, वो अगर की चीज़ें सोच ले रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे भौतिक घटना हो रहे थे। जैसे दिन हो रहा है, रात हो रहा है, कभी तारे चमक रहे हैं तो कभी चमक ही नहीं रहा है, कभी चंद्रमा दिख रहा है तो कभी दिख नहीं रहा है, कभी सूरज दिख रहा है तो कभी दिख नहीं रहा है, कभी बारिश हो रहा है तो कभी बारिश नहीं हो रहा है। पता चला एक व्यक्ति सोया, ठीक है, वो कल उठा, अगले दिन सोया तो उठा ही नहीं है। अब 4 दिन हो गए उसको सोया, उठ ही नहीं रहा, फिर बास मारने लगा, तो सोए गंगा में आ गया, तो लोगों ने मान लिया कि मर गया। फिर जो व्यक्ति मरा था 4 दिन बाद उसके सपने में आ रहा, अब वो परेशान हो गया था कि 5 दिन पहले तो इसको हम गंगा में बहवा के आ गए थे, या किस नदी में इसको दाह संस्कार कर दिए थे, तो सपने में कैसे आ रहा, तो वो परेशान हो जा रहे थे। तो जो शुरुआती दौर में जब इंसानों को सोचने समझने की शक्ति मिलती, इंसान बहुत परेशान होता था उस समय कि दिन क्यों हो रहा है, रात क्यों हो रहा है, चंद्रमा क्यों चमक रहा है, तारे कभी दिख रहे हैं, कभी दिख नहीं रहे, कभी बारिश हो रहा है, कभी बारिश नहीं हो रहा है, हम सोते हैं तो कहाँ पर जाते हैं, क्या आदमी मरता क्यों है, बारिश क्यों होता है, इत्यादि इत्यादि चीज़ों को जो शुरुआती दौर में जो मानव रहे वो बहुत परेशान हुए थे। जब वो जहाँ पर उनके सोचने समझने की शक्ति बढ़ी, तो 100 में से जो 99% जो लोग थे, जो 99 व्यक्ति थे, 99% थे, 100 में तो 100 परेशान हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया और जैसे उनके क्या मानसिक सोचने और समझने की क्षमता का विकास होता गया, लोगों ने आदत डाल दिया हाँ कि चलो दिन होगा, रात होगा, चंद्रमा कभी दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, कभी बारिश होगा, कभी बारिश नहीं होगा, कभी धूप होगा, कभी गर्मी होगा, कभी धूप होगा तो गर्मी होगा, कभी ठंडी होगा, कभी बारिश होगा, कभी इत्यादि होगा, कभी कुछ होगा। उन्होंने मान लिया। तो 99% को याद हो गया कि हाँ ये सभी चीज़ें होंगी। लेकिन 1% एक व्यक्ति ये 1%, इसको 99% कर लें और इसको हमें 1% कर लें। 100% में से 1% जो व्यक्ति थे जो बहुत परेशान हो जाते थे इन सभी चीज़ों से कि आखिर यार दिन क्यों हो रहा है, रात क्यों हो रहा है, चंद्रमा चमक क्यों रहा है, तारे चमक क्यों रहे हैं, बारिश क्यों हो रहा है, आदमी सोता है तो जाता कहाँ है, आदमी मरता क्यों है, इत्यादि चीज़ों का इनको बहुत परेशान करता था। तो इन्होंने ये ठान लिया कि हम सभी इन सभी चीज़ों का हम क्या करेंगे, वजह ढूंढेंगे, वजह को खोजेंगे, आखिर ये सब होता क्यों है। और ये 1% क्या
तब से लेकर आज तक लग गए इन सभी चीज़ों को खोजने के लिए कि सभी चीज़ें क्यों होता है। और जिन लोगों ने भी चाहा ये सभी चीज़ें कैसे, तो उन लोगों ने धीरे धीरे खोज भी लिया कि दिन रात क्यों होता है, पृथ्वी घूम रही है, हमको तारे चमक रहे क्यों दिख रहा है, इसको कहें वायुमंडल द्वारा या प्रकाश प्रकीर्णन वायुमंडल द्वारा, इस वजह से हमको दिख रहे हैं। तो धीरे धीरे इन सभी ने खोज लिया कि दिन क्यों हो रहा है, रात क्यों हो रहा है, हमको सपने क्यों आते हैं, हम मरते क्यों हैं, इत्यादि चीज़ों का इन्होंने धीरे 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 करके क्या ये इन सभी सवाल का हल खोज लिए। तो ये चिंतन करते क्या क्या ऐसा क्यों हो रहा है, इसके वजह को खोजते थे, इसके कारणों को खोजते थे। तो इनको क्या हम दार्शनिक कहने लगे कि चिंतक है, एक दार्शनिक है। तो जितने भी दार्शनिक है इन सभी चीज़ों का ये खोजते हैं ऐसा क्यों होता है। जैसे जैसे अगर एक बात मैं कहूँ, आपने न्यूटन के बारे में पढ़ा कि जो सेब था उसके सर पे गिरता तो वो सोचता है ये सेब जो है ये ऊपर क्यों नहीं गिरता, नीचे क्यों गिरता। तो भी एक दार्शनिक की बात हो गया कि दार्शनिक सोचता है कि जो कोई चीज़ नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो दार्शनिक का ही विचारधारा है ना। दार्शनिक का क्यों भी, कोई दार्शनिक हो तो भी सोचेगा किसी को मारने पर चोट क्यों लगता है। ये सब चिंतन की बात है, सब दार्शनिक की बात है। तो यूनान में ऐसे बहुत सारे चिंतक हुए, बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हुए जो इन सभी चीज़ों को क्या सोचते थे, आखिर ऐसा होता क्यों। और ना केवल सोचते थे बल्कि इसका रहस्य जानने का प्रयास करते थे, कारण को जानने का प्रयास करते, इसके पीछे क्या कारण था। और पहले मैं एक बात बता दूं, यात्रा करना, दार्शनिक बनना, चिंतन बनना वही बनेगा जिसका पेट भरा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, गरीब परिवार से है, तो यात्रा नहीं करेगा। एक उम्र हुआ तो रोजी रोटी के लिए वो दौड़ेगा। एक व्यक्ति जो गरीब परिवार से युवा होगा तो रोजी रोटी कमाने के लिए परिश्रम करेगा। वो ये नहीं सोचेगा दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है, कभी चंद्रमा दिखा देता कभी नहीं दिखा देता, किसी को चोट क्यों लगता है तो दर्द क्यों होता है, ये क्यों, वो सब नहीं सोचेगा। उसको मतलब क्या है कि रोटी कैसे कमाना है, कपड़े की व्यवस्था कैसे करना है, घर कैसे बनाना है, अपनी इन जरूरतों को कैसे पूरा करना है, ये कैसे करना, वो उसके बारे में सोचेगा। इन सब के बारे में नहीं सोचेगा। सोचेगा केवल वही जिसका पेट भरा हुआ है, जिसके पास अथाह संपत्ति है, जिसको लगता है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, मैं 10 पीढ़ी भी बैठ के खाएंगे फिर भी समाप्त नहीं होगा। तो वो लोग सोचते हैं। इसलिए जितने भी दार्शनिक आपको मिलेंगे सब पढ़ी लिखी और विकसित घर से देखने को मिलेंगे। जैसे आप अगर हिंदी साहित्य अगर आपने पढ़ा, थोड़ा सा मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप चिंतक और दार्शनिक समझ सकें। जैसे अगर आपने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा तो हिंदी साहित्य में 2 व्यक्तियों के बारे में पढ़ा होगा, एक प्रेमचंद और प्रेमचंद है, चंद्र नहीं, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। जो कि प्रेमचंद गरीब घर से थे, उनके बचपन में ही उनके माता जी का देहांत हुआ, फिर कुछ समय उनके पिताजी का देहांत हुआ। तो रोजी रोटी के लिए उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ा, उनके ऊपर इतना कर्ज था, रोजी रोटी के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा। तो उन्होंने खूब गरीबी देखा, इसलिए अपने कहानी में वो दिखाते हैं कि अपनी कहानियों में वो दिखाते हैं कि उन्होंने किन किन गरीबी को झेला। इसलिए अगर आप कफन पढ़े तो उसमें निर्धनता को दिखाते हैं कि आदमी भूखा रहता तो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने पूस की रात दिखाया कि अगर कोई आदमी गरीब है तो ठंडी के समय में, जाड़े के समय अगर उसके पास केवल 2 पैसे ही हैं तो वो क्या करे, वो खेती करे या रजाई गद्दे ले। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, प्रेमचंद ने जितने भी दुख को झेला है उन सभी दुखों को अपने जो है कहानियों में दिखाया है, क्योंकि वो गरीब घर से थे और रोटी कपड़ा मकान सबको उन्होंने खुद करना पड़ा, इसलिए उन्होंने गरीबी झेला। इसलिए जो भी उनका कहानी में सब गरीबी ही दिखेगा, दुख ही दुख आपको दिखेगा। कहीं पैसे का दुख, कहीं पर किसी और चीज़ का दुख, कहीं पर रोटी का, कहीं कपड़ा पर, कहीं मकान का, कहीं पर कोई पीट के चला जाए उसका दुख है। इन सब का दुख का ही आमतौर पर प्रेमचंद की रचना में आपको देखने मिलेगी। जबकि जयशंकर प्रसाद जो कि बनारस के वैश्य परिवार से थे, वैश्य यानी व्यापारी परिवार से, उनका जो परिवार था बिजनेस करता था, सुपारी का बिजनेस करता था, जो खाने वाले पान के साथ सुपारी होता है उस सुपारी का बिजनेस करता था। और जयशंकर प्रसाद जो कि पढ़े लिखे और शिक्षित घर से थे, उनके पास इतने संपत्ति था कि वो 7 पीढ़ी बैठ के खा सकते थे। लेकिन उनके घर में उनके छोटे भाई का, जो छोटे थे तो माता पिता का निधन हो गया, कुछ समय बाद उनके बड़े भाई का निधन हो गया, फिर उसके कुछ समय बाद उनके छोटे भाई का निधन हो गया, फिर जब उनकी शादी हो गई तो पहली पत्नी का देहांत हुआ, फिर दूसरी पत्नी का भी देहांत हुआ, फिर तीसरी पत्नी का भी देहांत। एक एक करके उन्होंने शादियाँ की। तो उनके घर में बचपन में उनके माता पिता का देहांत हुआ, बड़े भाई का देहांत हुआ, छोटे भाई का देहांत हुआ। पहली शादी के तो बीवी मर गई, दूसरी शादी के दूसरी भी पत्नी का देहांत हो गया, तीसरी शादी के तीसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। अंततः 35 साल की उम्र में उनका देहांत हो जाता है, कम उम्र में। तो जीवन भर उन्होंने दुख ही झेला। किस चीज़ का दुख? लोगों के मरने का दुख झेला। पैसा तो खूब उनके पास था,
लेकिन उनका पैसा तो खूब था, लेकिन दुख किस चीज़ का झूला? अपनों के मरने का। इसलिए अगर आप जयशंकर प्रसाद की अगर रचना देखें तो पेट तो उनका खूब भरा था, पैसा तो खूब था, लेकिन उनके दिमाग में लोग मरते क्यों हैं, लोग मरते तो जाते कहाँ पर हैं, इस तरह की सोच रखेंगे। सोचने वाले व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि पेट भरा, संपत्ति तो बहुत है, लेकिन अब इस तरह के सोच रहे हैं। इसलिए जो यात्रा करेगा, जो चिंतक बनेगा, जो दार्शनिक बनेगा, वही बनेगा जिसका पेट भरा हुआ है, जिसके पास अथाह संपत्ति है, जो 10 पीढ़ी भी बैठ के खा सकता है, उसको कमाने की जरूरत नहीं। तो ये सब सोचेंगे। और जो गरीब है वो रोटी कपड़ा मकान का ही सोचेगा। तो उस समय क्या हुआ, जो अल बरौनी था उस समय उसको यूनानी तो आता ही नहीं था, संस्कृत आता था, उर्दू फारसी अरबी ये सब आता था, ठीक है, लेकिन उसको क्या यूनानी नहीं आता था। लेकिन यूनान के में जितने भी दार्शनिक थे, जितने भी चिंतक थे, उनके किताबों को पढ़ता था। अब किताब कैसे पढ़ता था? जब यूनानी भाषा नहीं आता था तो अरबी में कन्वर्ट करके आता था कि ये कोई यूनानी दार्शनिक है, कोई चिंतक है, उन्होंने ये चिंता बताई कि ये चीज़ें हो रहा है तो इस वजह से हो रहा है, ये चीज़ें हो रहा है तो इस वजह से हो रहा है। तो उसको अरबी भाषा में पढ़ता था। अब बहुत गहन रुचि लेकर पढ़ता था। और जो कि बचपन से आर्थिक रूप से मजबूत था, पैसे की कमी नहीं थी, यात्रा करने में खूब उसका मन होता था। उसने बहुत सारी यात्रा की, और यात्रा करते समय किताबे उल हिंद, किताबे उल हिंद नाम की एक किताबे उल हिंद में लिख दूं, किताबे किताबे उल हिंद, किताबे उल हिंद अल बरौनी, अल अल बरौनी, किताबे उल हिंद नाम की उसने क्या एक पुस्तक लिखी, जो कि अरबी भाषा में था। भाषा लिख दूं अरबी भाषा, या लिख दूं, अब लिख सकते हैं और भी भाषा में, ठीक है। तो किताबे उल हिंद अल बरौनी ने लिखा था, अरबी भाषा में ये किताब था, ठीक है, इसने लिखा। अब इस अल बरौनी जो था, जिसने किताबें उल हिंद लिखी, यात्रा करते हुए लिखा, जिसमें इसने भारत की कला, संस्कृति, विज्ञान सभी चीज़ों का वर्णन किया। अब किन चीज़ों का वर्णन किया? जैसे उस समय नाप तोल किस चीज़ से नापा तोला जाता था, लंबाई चौड़ाई के नापने का मापन क्या था, विज्ञान कैसा था, गणित कैसा था, कला कैसा था, संस्कृति कैसा था, और प्रशासन कैसा था, लोग कैसे रहते थे, लोग की वेशभूषा कैसी थी, भाषा कैसी थी, खान पान कैसे थी, संस्कृति कैसे थी, इन सभी चीज़ों का उसने जिक्र किया। अब मैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है इसको हम यात्री के नज़रिए से क्यों पढ़ रहे हैं, कारण बताता हूँ। देखिए, इतिहास जो है ना, ये हमेशा बदलता रहता है। मैं इसको बताने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग का एक लाइव कमेंट पढ़ लूँ, और मैं कहूँगा इसको जो है पहले आप स्क्रीन शॉट करके इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा। ये चीज़ें पहले इम्पोर्टेंट है, फिर मैं आपको जो है बताता हूँ, ताकि चीज़ें जो है ना आपको समझ में आए। ऐसा ना हो कि चीज़ें ना समझ में। देखिए, बात सुनिए, इतिहास जो होता है वो हमेशा बदलता रहता है। अब वो कैसे, मैं आपको एग्जांपल तो बता। देखिए, भारत में 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति को दो लोगों ने लिखा था। एक भारतीय क्रांतिकारियों ने भी लिखा था, जो इतिहासकार हैं, एक ब्रिटिश क्रांतिकारियों ने लिखा था। जैसे हम पढ़ते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं क्रांतिकारी हैं, वो सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी हैं। लेकिन जो ब्रिटिश थे उनको क्रांतिकारी उस समय नहीं मानते थे, आतंकवादी मानते थे। हालांकि है क्रांतिकारी, जैसे हम कहते हैं ना कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, वो कभी नहीं कहते ने तुमको गुलाम बनाया, और गुलाम थे हम, उन्होंने हमारा शोषण किया, उन्होंने हमको लूटा, ठीक है। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो इसको लिखने वाले दो इतिहासकार थे, एक भारतीय इतिहासकार, एक ब्रिटिश इतिहासकार। भारतीय इतिहासकार लिखते हैं इतिहास के पन्नों में, कहते हैं कि हमने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश साम्राज्य को लगभग हमने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। हमने अंग्रेजों को ना कुछ चने चबाए, झांसी की रानी ने ये कर दिया, वो कर दिया, वास्तव में बहुत कुछ किया, इस तरह से लिखते हैं। और जबकि अब वही इसी घटना को ब्रिटिश लेखक क्या लिखते हैं कि हमने 1857 की क्रांति में भारतीय आतंकवादियों को मार दिया, ये कर दिया, जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो सूरज था, जो अस्त होने वाला था, उसको हमने बचा दिया। एक समय के लिए फिर
ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी इत्यादि रखी। तो अब ये दोनों जो इतिहासकार हैं, ये भारत के जो दोनों इतिहासकार हैं, दो भारत के इतिहास को लिख रहे हैं, लेकिन ये इतिहासकार दोनों अपने अपने देशभक्ति से प्रभावित हैं। जो भारत का इतिहासकार और भारत की देशभक्ति से प्रभावित होकर लिख रहा है, जो ब्रिटेन का इतिहास है ब्रिटेन के देशभक्ति का से प्रभावित है। हालांकि हमारा इतिहास ज़्यादा मान्य है, क्योंकि हम पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत और बहुत से स्रोतों को मिलाकर ही इतिहास लिखते हैं। ऐसा नहीं जो मन में तो लिख दिया। तो इतिहास क्या है, हमेशा बदलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं अगर बताऊँ, जैसे मान लीजिए अकबर का शासन है, आप ऐसा समझिए, मान लीजिए कि अकबर का शासन, मैं लिख दूँ अकबर। अब मान लीजिए कि अब अकबर का शासन है। अब अकबर अच्छा है कि बुरा है, उसके समाज में कैसा है, उसका धर्म कैसा है, प्रशासन कैसा है। अगर भारत में कोई व्यक्ति अगर अकबर के शासन काल में कुछ लिखेगा तो क्या लिखेगा, अकबर बहुत महान है, अकबर ने धर्म के लिए ये किया, समाज के लिए ये किया, प्रशासन के लिए ये किया, उनके लिए वो किया, यही लिखेगा। ये कभी नहीं लिखेगा कि अकबर ने ये बुरा काम किया, वो बुरा काम किया, ये किया हो गया। कोई जानता अगर ऐसा बुरा काम करेगा, अगर ये सभी चीज़ों को अगर हम लिखेंगे तो अकबर क्या करेगा, उस इतिहासकार को या उस जो व्यक्ति साहित्य लिखेगा उसको अकबर क्या करेगा, ऊपर से 6 इंच छोटा करके रख देगा। इसलिए जब भारत के प्राचीन इतिहास में कोई भी व्यक्ति किसी भी शासक के बारे में, किसी भी समाज के बारे में बुरा नहीं लिखेगा, क्योंकि उनके ऊपर दबाव रहता है। जैसे भारत में जितने भी राजा महाराज जो शासन मिलेगा, अगर हम किसी भारत के किसी शासन को पढ़ें, जैसे मान लिया भारत में अकबर का शासन है, अगर उसके बारे में हमको कोई जानकारी किसी साहित्य से, किसी किताब से, किसी रचना से मिलती है, अगर वह रचना भारत के किसी व्यक्ति ने लिखा है, तो हम ये मानेंगे कि उसके ऊपर उस समय में अगर लिखा गया, जैसे मान लीजिए अकबर का समय, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 1560, मान लीजिए 1560 में अकबर का समय है। अब 1560 में जब अकबर का समय है, तो अकबर के शासन काल में, अकबर के समय कोई व्यक्ति अगर कोई किताब लिख रहा है, कोई रचना लिख रहा है, कोई ग्रंथ लिख रहा है, कोई साहित्य लिख रहा है, तो इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी कि अब अकबर के जितनी भी नीतियाँ हैं, जितने भी काम है, अगर बुरा है तो लिखेगा नहीं। क्यों नहीं लिखेगा, क्योंकि उसको जानता है कि अगर वो लिखेगा तो अकबर उसे छोड़ेगा नहीं। इसलिए अकबर के बारे में से केवल अच्छी अच्छी बातें लिखी जाएंगी कि हाँ उसने साम्राज्य के लिए ये किया, प्रशासन के लिए ये किया, उसके लिए वो ये किया, वो अच्छी चीज़ें लिखी जाएंगे। तो आमतौर पर जितने भी भारतीय स्रोत मिलेंगे, साहित्यिक स्रोत मिलेंगे, किताबें मिलेंगी, उनके जिस काल में लिखा गया उस काल के अगर शासक के बारे में यदि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो हम ये मानते हैं कि दबाव में लिखा गया होगा, क्योंकि दबाव में लिखा गया। लेकिन वहीं पर जब विदेशी यात्री यानी भारत का इतिहास की जानकारी अगर हम किसी दूसरे किताब में मिलती है, अगर उस किताब को किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखा है, तो हम ये मानेंगे कि क्या उसने इस किताब को अपने देश में लिखा है, दूसरा देश का व्यक्ति अगर भारत का इतिहास है, जैसे मान लीजिए अभी देखिए ये कौन है, अल बरौनी। अब अल बरौनी उज्बेकिस्तान का है, भारत का तो है नहीं। तो भारत में तो इसने भारत का ये किताब जो है, अल बरौनी ने किताबे उल हिंद जो ये इसने लिखा है, ये भारत में नहीं लिखा तो भारत के ही ऊपर है सामान्यतः, लेकिन भारत में नहीं लिखा है, ये अपने देश में जाकर लिखा। ये भारत पूरे विश्व में आया, भ्रमण किया, देखा, फिर बाद में उसके शासकों ने कहा भैया जो भी तुम्हें पूरे विश्व में घुमा देखा उसको बताओ, उसको लिखा जाएगा। तो अल बरौनी ने के माध्यम से ये क्या किताब उल हिंद किताब लिखी गई, जिसमें भारत हमको वर्णन मिलता है, भारत की हमें क्या जानकारी मिलती है। लेकिन ये अल बरौनी जो किताब लिखता है, किताब उल हिंद, ये कौन लिखता है, अपने देश में लिखता है, अपने देश में लिखता है, हमारे देश में नहीं लिखता, और हमारे देश का नागरिक नहीं है, दूसरे देश का नागरिक है। अब जो कुछ भी लिखेगा सही सही लिखेगा, इसकी क्यों गारंटी रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर दबाव नहीं रहेगा कि अगर ये राजा के बारे में कुछ गलत लिखता है या किसी देश के बारे में कुछ गलत लिखता है, और गलत है तो गलत लिखता है तो राजा उसको खत्म कर देगा, राजा उसको मार देगा या कुछ और हो जाएगा। इसलिए हम ये मानते हैं कि ये जितने भी विदेशी यात्री, जैसे चीनी बौद्ध यात्री हवेंग स्वांग हो गए, ठीक है, हवेंग स्वांग आपके हो गए, या अल बरौनी हो गए, इन बतूता हो गए, जितने भी यात्री हैं, अगर ये भारत का अगर ये इतिहास लिख रहे हैं और अपने देश में जाकर लिख रहे हैं, तो इस बात की पूरी गारंटी रहती है कि भारत के अगर शासक के बारे में अच्छाई बुराई कुछ भी लिख रहे हैं, तो वहाँ पर अपने देश का शासक उनके देश में तो कुछ कर नहीं सकता, तो दबाव कम रहेगा। और जब दबाव ना के बराबर रहता है, तो ईमानदारी से जो जो चीज़ें उन्होंने देखा वो सभी चीज़ें क्या
वो लिखते हैं। तो इससे ये माना जाता है कि इनका जो लेखन होता है इस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रहता है, तो ईमानदारी से लिखते हैं, जो सही है, जो यथार्थवाद है, उसी को लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो पहला चैप्टर है, इस पहला चैप्टर में 1000 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक जो मध्यकालीन भारत का इतिहास रहा है, जिसमें भारत के 1000 ईस्वी से लेकर जो 1700 ईस्वी तक भारत में जितने ऐसे यात्री हैं, जैसे इन बतूता हुआ, अलबरौनी हुआ, अन्य यात्री हैं, इन यात्रियों ने भारत को कैसा बताया कि भारत ये है, भारत वो है, भारत ऐसा है, भारत वैसा, जैसा भी है, इन्होंने भारत को कैसा बताया। उसके बाद बाकी के चैप्टरों में हम देखेंगे कि हमारा जो साहित्यिक स्रोत है, जो धर्म ग्रंथ है, जो राजा द्वारा कुछ चीज़ें लिखवाए गए हैं, या जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, जो किले मिलते हैं, जो सिक्के मिलते हैं, जो गढ़ मिलते हैं, उनके आधार पर हमें देखेंगे कि हमें 1000 से लेकर 1700 ईस्वी तक का भारत का इतिहास कैसा रहा है। तो पहले चैप्टर में हमें इसमें यात्री के नज़रिए से हमें देखना होगा। तो यात्री के नज़रिए से इस वजह दिया क्योंकि यात्री को ऊपर शासक का दबाव नहीं होगा, तो मेरी इच्छा अनुसार ही इतिहास लिखो। वो अपने राज्य में स्वतंत्र रूप से जो देखा, जो महसूस किया, ईमानदारी से उसी चीज़ को ही लिखेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति भारत के इतिहास भारत में बैठ के लिखेगा तो शासक का दबाव रहेगा कि शासक के विरुद्ध कुछ गलत नहीं लिख सकते, लिखेंगे तो छोड़ेगा नहीं। अन्य चीज़ें भी होता है, बहुत चीज़ें, कुछ चीज़ें मिस पॉइंट हो जाती हैं डर के मारे, ये दबाव में, क्योंकि इनका पूरा वो सभी चीज़ें लिखते हैं, जो अच्छा है, जो बुरा है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल तौर पे देखें, जो इब्न बतूता, अलबरौनी, या जो फायान आते हैं, हवेंग स्वांग आते हैं, जितने भी विदेशी यात्री हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की, सबने ये कहा कि भारत में लुटेरे हैं। सब कहते हैं कि भारत में लुटेरे हैं, भारत में कोई आता है तो लुटेरे आते हैं, लूट के लेके चले जाते हैं, सबने कहा। अलबरौनी ने भी कहा, इन बतूते ने भी कहा, हवेंग सांग ने भी कहा, ठीक है, फायान ने भी कहा, सबने कहा कि भारत में लूट होता है, लोग दिन दहाड़े लोग लूट लेते हैं। कुछ ऐसा लूट होता है जिसमें जान बचाकर भागना पड़ता है, कुछ लोग ऐसा लूट होता है जिसमें 10-20 लोग चल रहे हैं एक समूह में, तो पता चला 100 लुटेरे आ गए, बहुत लोग को जान से मार दिए, लूट के चले गए, तो बहुत से लोग वहाँ पर ना जान बचा के भाग रहे हैं। तो ये ऐसा लिखते हैं, क्यों ऐसा लिखते हैं? इनके ऊपर दबाव नहीं है शासक का, तो ये लिखते हैं कि भारत में लूट खूब होता है, यात्रियों को खूब लूटा जाता है, तो सब के सब लिखते हैं। लेकिन वहीं पर अगर भारत का कोई इतिहासकार है, वो लिखता ही नहीं कि भारत में लूट भी होता है, क्योंकि उस पर डर रहता है कि अगर लिखेंगे कि यहाँ पर लूट होता है तो वहाँ का जो शासक होगा, जिसके साम्राज्य में आएगा, उसको छोड़ेगा नहीं कि आपने बुरा चीज क्यों लिखा। तो मतलब यात्री के नजरिए से अगर इतिहास देखे तो इसकी कम संभावना रहती है कि कुछ गलत हो, दबाव तो होगा नहीं शासक है, यानी शासक अगर गलत है, अच्छा है कि बुरा है, यात्रियों के नजरिए से हम किसी भी साम्राज्य में शासक को जान सकते हैं कि इस शासनकाल में शासक अच्छा था कि बुरा था, अकबर अच्छा था कि बुरा था। इसको जानने के लिए जितने भी विदेशी यात्री आए हैं उन सबका इतिहास पढ़ लेते हैं, उन्होंने क्या लिखा। अगर विदेशी यात्री बताते हैं हाँ अकबर अच्छा था, या ये औरंगजेब या ये अच्छे थे, तो हम मानते ठीक है अच्छे थे। अगर उन्होंने भी ये लिखा नहीं बहुत क्रूर था, ये ऐसा था वैसा था, तो मानेंगे हाँ ठीक है, क्योंकि उनको पर दबाव होता नहीं है क्यों कुछ गलत लिखे। इसलिए इस चैप्टर में यात्रियों के नज़रिए से पहले देखेंगे कि भारत को ये 700 साल के इतिहास को कैसे बताया गया, क्या इसके स्रोत है, और यात्रियों के नज़रिए से हम इसको पढ़ के देखेंगे। और इस बात और बता दूं, ये जो चैप्टर है अलबरौनी और इब्न बतूता के जो लेखक है, जो रचना है, जो उसकी कुछ उपलब्धियां, उसको आप नोट करके लिखिएगा। जैसे ये जो मैंने लिखवाया है आपको, ये जो मैंने आपको लिखवाया है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए आपका इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस चीज़ को जो है आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि पेपर के दृष्टिकोण से ये जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछता है किताब उल हिंद किसकी रचना है और किस भाषा में है, तो अल बरौनी की रचना है, इसको आप जो है विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि चीज़ें समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आप लोग को सूचना दे दूँ, डेली शाम 7 बजे यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए डेली लाइव क्लास चलाई जाती है। आप हमारे साथ हमारे सेशन से जुड़ सकते हैं। आप चाहे इतिहास पढ़ते हो, चाहे भूगोल पढ़ते हो, चाहे समाजशास्त्र पढ़ते हो, चाहे अर्थशास्त्र पढ़ते हो, चाहे नागरिक शास्त्र पढ़ते हो, ऐसे किसी भी विषय के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें। और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है डेली लाइव क्लास चले। इस समय मैं लाइव हूँ, यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो बताइए। मैं पहले आपका लाइव चैट पढ़ लूँ। चलिए, किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं है, और मैं कहूँगा आप वीडियो के लाइक, एक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर में। और एक बात और,
ये जो चैप्टर है ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, अभी आपका चैप्टर बचा है। अभी हमने इन बतौता के बारे में पढ़ना है, अन्य चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो कल के वीडियो लेक्चर में आइएगा, जो इसका सेकंड वीडियो लेक्चर होगा, इसमें हम पढ़ेंगे और चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए आज क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।